Hello students, welcome to our channel Guru KPO. I am Dr. Sonam Ratnu, Assistant Professor in Biyani Law College, और today we will discuss treaties. Okay, right? Treaties जो एक ऐसा वर्ड है ट्रीटी जिसे कि हम नॉर्मली या जनरल अपनी लाइफ के अंदर इतना हम यूज़ नहीं करते, या हम लोगों के साथ उसका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है इस वर्ड के साथ। बिकॉज रीज़न क्या है, ट्रीटी जो है ये यूज़ होता है इंटरनेशनल लॉ में। इसका मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक या क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं वो है ट्रीटीज़, राइट। देखिए बेसिकली किसी भी अगर दो पर्सन हैं उनके बीच में कोई डिस्कशन हो रहा है और उसे वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हमारी जो इंडियन जो लॉ है वो हमें, इंडियन लॉ हमें क्या कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसे क्या कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। टू पर्सन टू पार्टीज़ वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ में, तो एज सच कोई लॉ जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीसी है, हमारे इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई एक हम लॉ स्पेसिफिक नहीं कह सकते जिसके साथ हम चल सकते हैं या जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं उसके अंदर भी सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है उसमें हम ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस जो होते हैं उसको पढ़ते हैं। ट्रीटीज़ और कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक लॉ बनाने में, उसको अप्लाई करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में, उसे एनफोर्स करने में हेल्प करती है, वो है ट्रीटी। बिकॉज जब टू पार्टीज, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ में अगर दो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इंडिया एंड अमेरिका, उनके बीच में किसी एक पॉइंट पे, एक ऑब्जेक्ट को, किसी इशू पे वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो डिस्कशन के बाद फाइनलाइज करते हैं। अब उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो उन दो स्टेट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी कहलाएगा। और ट्रीटी एनफोर्स हो जाएगी अगर वो दोनों स्टेट उसका वायलेशन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ जो भी पनिशमेंट, जो भी फाइन होगा वो फाइन उस पर इम्पोज होगा, और इस तरीके से ट्रीटी जो है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज इंटरनेशनल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, वो है ट्रीटी, राइट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि ट्रीटी क्या है। एक डॉक्यूमेंट है टू स्टेट्स टू पार्टीज के बीच जिसके अंदर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइनलाइज करते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, और उसके बाद उनमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हो जाती हैं, वो क्रिएट हो जाती हैं, और फिर उनको उस राइट्स एंड ड्यूटीज़ को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। यही होती है बेसिकली ट्रीटी की डेफिनेशन। बट हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपेनहाइम क्या कहते हैं। ओपेनहाइम कहते हैं ट्रीटीज आर एग्रीमेंट्स। तो मैंने आपको बताया दो पार्टीज जब डिस्कस कर रही हैं किसी चीज़ पे एग्री हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाएंगी। तो एग्रीमेंट है ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल कैरेक्टर बिटवीन, तो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी तरीके से ये भी ट्रीटी भी कॉन्ट्रैक्ट होती है दो स्टेट्स के बीच में। बिटवीन किसके बीच में, या तो टू स्टेट्स हो सकती हैं या टू ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएन की बात करते हैं, यूएन के साथ अगर कोई स्पेशल एजेंसी है, कोई आईएलओ है या कोई और दूसरे स्टेट की एजेंसी है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो कोई एग्रीमेंट करती है, तो वो ट्रीटी ही होगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स क्रिएटिंग लीगल राइट्स। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स वो है कि जब आप किसी ट्रीटी पे साइन करेंगे तो लीगल राइट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि अब जब आपने उस पर सिग्नेचर कर दिया तो अब आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो, बिकॉज रीजन क्या है, अगर आप उस लीगल राइट को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी अगेंस्ट स्टेट्स क्या ले सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है। और एक्शन कौन सा होगा, जो आपने उसी ट्रीटी में, उसी कॉन्ट्रैक्चुअल कैरेक्टर में आपने वहां पर उसको डिफाइन किया, वहां पर उसको मेंशन किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। इसीलिए ट्रीटी जो है वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है जिसमें दो स्टेट या ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं किसी स्पेसिफिक बात के लिए, और उनसे उस पर क्या क्रिएट होता है, लीगल राइट्स क्रिएट होते हैं। और अगर लीगल राइट्स स्टूडेंट्स क्रिएट हो रहे हैं तो आपको उसको फॉलो करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। इसीलिए ट्रीटी जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है दो स्टेट्स के बीच में किसी भी एक स्पेसिफिक इश्यू के ऊपर या
पॉइंट के ऊपर, राइट। आई होप कि आपको ट्रीटी क्या होती है वो क्लियर हुआ है। अब हम बात करते हैं मोड्स यानी ढंग, किस किस तरीके से आप ट्रीटी को एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट आपका देखिए इसमें लिखा हुआ है बाय सिग्नेचर। इट मीन्स क्या है कि अगर दो पार्टीज हैं वो एक डॉक्यूमेंट रेडी करती हैं और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो दोनों पार्टी सिग्नेचर करती हैं, इट मीन्स अब वो किस में चेंज हो चुका है, वो ट्रीटी में चेंज हो चुका है और उसको अब उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना होगा। सेकंड अगर हम इसमें बात करते हैं तो सेकंड आपका आता है बाय एन एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, संधि के विलेख का आदान प्रदान करना, यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा और उसके बाद दोनों पार्टीज ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया और ए ने बी को और बी ने ए को जब उसको हैंडओवर किया तो उस वक्त क्या मान लिया जाएगा कि उन दोनों के बीच में ट्रीटी हो चुकी है। ये दूसरा तरीका है जिससे जो ट्रीटी है वो क्रिएट होती है, बनती है, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं बाय रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन द्वारा, तो देखिए जब दो स्टेट्स डिस्कशन करते हैं तो वो स्टेट्स खुद नहीं जाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव उस पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद कंक्लूड करके वो अपने पॉइंट्स पे जो इस पे वो एग्री होती हैं दोनों पार्टीज, दोनों स्टेट्स, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट करने के बाद वो सिग्नेचर होता है और सिग्नेचर होने के बाद जिस दोनों स्टेट्स हैं उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने स्टेट्स में आके वो पेपर्स को हैंडओवर करते हैं, उसके बाद वो स्टेट उसको रेटिफाई करता है, अनुसमर्थित करता है कि हाँ हम दो स्टेट्स ने मिलकर एक ट्रीटी की है और इस ट्रीटी के सभी पॉइंट्स पे हम क्या है, एग्री करते हैं। तो जो रेटिफिकेशन है, जो अनुसमर्थन है, उससे वो उसको लीगल वैल्यू बन जाती है, उसके बाद वो रेटिफाई हो जाता है और उसके बाद वो एनफोर्स होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। फोर्थ अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो 4 है बाय असेशन, सम्मेलन द्वारा, यानी कि आपने बैठे डिस्कशन किया, डिस्कशन करके आपने उस चीज़ पे एग्री हो गए और आपने अपनी जो लॉ है, अपना जो देश का या स्टेट या पार्टीज़ के जो अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें आपने इसको इंक्लूड कर लिया, तो इट मीन्स उस दिन से ये माना जाएगा कि वो ट्रीटी आप पे अप्लाई हो चुकी है और आपने उस ट्रीटी को फ्रेम किया है किसी भी दो पार्टीज़, किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेट्स के बीच में, राइट। तो इस तरीके से ये 4 मोड्स होते हैं जिससे कोई भी ट्रीटी जो है वो एक्सेप्ट होती है या हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट हो सकती है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की कुछ ऐसे स्टेप्स तो होंगे जिससे कि जो ट्रीटी है वो फ्रेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी स्पेसिफिक चीज़ पे अगर कोई ट्रीटी बनानी है तो उसके लिए मुझे कौन कौन से फर्स्ट टू लास्ट कौन कौन से स्टेप्स 1 to 1 हमको उसको बैक टू बैक हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद एक प्रॉपर लीगल ट्रीटी रेडी होती है जिससे कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से ट्रीटी का क्या स्टेप होता है जिस तरीके से एक प्रॉपर ट्रीटी आपके सामने बनकर रेडी होकर आती है, फ्रेम होके आती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला है डिस्कशन ऑफ पर्संस ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। मैंने आपको बताया अभी जैसे स्टार्टिंग में कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए दो स्टेट्स हैं, उनके बीच में किसी ट्रीटी को बनाना है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांटेशन के लिए अगर दो स्टेट्स जो हैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, या फिर एग्जांपल मान के चलते हैं एक्स्ट्राडिशन जिसे हम प्रत्यर्पण कहते हैं कि अगर कोई अक्यूज्ड है वो क्राइम करके दूसरे स्टेट में चला गया है तो उस स्टेट से आप रिक्वेस्ट करके उसके लिए उसे मांगेंगे अपने वापस कि आप उसको पनिशमेंट दे सके। तो ऐसे जो ट्रीटीज़ हैं वो फ्रेम होती हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, जिन दो स्टेट्स के बीच में वो ट्रीटी बननी है, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राडिशन के लिए बननी है, तो दो स्टेट्स बैठेंगे, उनके पर्सन्स वहाँ पर आएंगे, वो डिस्कस करेंगे कि एक ट्रीटी के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स जो हैं वो हमें इसको अंदर इंक्लूड करने हैं, कैसे पूरी ट्रीटी फ्रेम करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्कशन करता है, कौन कौन पे दोनों एग्री होते हैं। वो सभी डिस्कशन किस में होता है, फर्स्ट पॉइंट पे होता है, जिसके अंदर सबसे पहले वो डिस्कशन करते हैं और किस तरीके से ट्रीटी बनानी है उसके लिए वो सारा एक फ्रेम बनाते हैं, वो बातें करते हैं, समझौता वार्ता करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये पहला स्टेप है किसी भी ट्रीटी को फ्रेम करने का, राइट। अब सेकंड स्टेप आपके पास आएगा जब सारा डिस्कशन हो गया और डिस्कशन के बाद उन्होंने कंक्लूजन में अपने पॉइंट्स रेडी कर लिए कि हमें किन पॉइंट्स के ऊपर ट्रीटी को फ्रेम करना है, रेडी करना है, तो उसके बाद वो नेगोशिएशन एंड अडॉप्शन, यानी कि अब वो उसके
ऊपर अगर कुछ बच रहा है तो उसे करके और अडॉप्ट करेंगे, यानी ये कर लेंगे कि हाँ आज से हम इस ट्रीटी को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट कैसे किया जाएगा, तो सिग्नेचर के थ्रू। तो थर्ड स्टेप क्या आएगा कि दोनों पार्टीज के, दोनों स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसके ऊपर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। और सिग्नेचर करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों स्टेट्स, दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जिसके ऊपर इनसे डिस्कशन किया गया था। अब ये कौन कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं स्टेट्स के, राइट। अब क्या होगा, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर डिस्कशन करके सिग्नेचर कर रहे हैं, बट अभी तक स्टेट को वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने हैंडओवर नहीं किया। तो जब तक वो हैंडओवर नहीं होगा तब तक स्टेट उसको रेटिफाई नहीं करेगा। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा इसके अंदर, रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके कहीं पे कोई ट्रीटी करके आता है और इंडिया आके वापस से वो उसको हैंडओवर करता है उन डॉक्यूमेंट्स को, तो इंडिया जो है उसके लिए उसको रेक्टिफाई करेगा कि हमने इस पर्सन को वहां इस स्पेसिफिक ट्रीटी के लिए भेजा और उसके बाद डिस्कशन के बाद कंक्लूजन में जो ये पॉइंट्स हैं इसको हम एग्री करते हैं और आज से ये ट्रीटी उस स्टेट के साथ हम कंटिन्यू करते हैं या हम उसको एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये रेक्टिफाई करना, अनुसमर्थन करना होता है। और अनुसमर्थन कौन करता है, जो वो देश जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। तो वहां अनुसमर्थन का मतलब अब वो लीगली उस देश ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो उसको फॉलो करेंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आप क्या आता है, रेटिफिकेशन के बाद असेशन सम्मेलन, यानी कि वो बैठते हैं उसके ऊपर, उसको अपनी कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर उसको जो यहाँ के प्रोविजंस है, यहाँ के लॉज है उसके अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं, मिला लेते हैं और उसके बाद उसको किसके लिए बोल देते हैं कि आज से ये ट्रीटी हमारे देश का, हमारे स्टेट का पार्ट है और अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एनफोर्स करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एंट्री इनटू फोर्स। तो जब वो रेक्टिफाई हो जाएगी, हमारे लॉज में उसको मिला लिया जाएगा, अब उसका मतलब हमने क्या कर दिया, संधि को लागू कर दिया स्टेट लेवल पे। अब वो संधि अप्लाई होगी, उससे रिलेटेड अगर वो एक्स्ट्राडिशन की है और अगर कोई पर्सन हमारे यहाँ पर क्राइम करके किसी बी स्टेट में जा रहा है और उस बी के साथ हमने वो ट्रीटी कर ली है एक्स्ट्राडिशन की, तो हम उस दूसरे देश को बोल सकते हैं कि आप हमें उस पर्सन को वापस दीजिए, बिकॉज हमने आपके साथ क्या किया है, एक ट्रीटी की है, जिस ट्रीटी में हमने बिल्कुल क्लियर बोला है कि हमारे यहाँ से अगर कोई पर्सन क्राइम करके आपके यहाँ आएगा तो आप उसे वापस हमें हैंडओवर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने उसको फोर्स में ले आया दिया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन, यानी पंजीकरण और प्रकाशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी लॉ हो, जब तक वो रजिस्टर या पब्लिकेशन नहीं होता तब तक हम उसे कंप्लीट नहीं मानते। तो इसी तरीके से किसी भी लॉ को पब्लिश करने का मतलब ये है कि अब उस स्टेट के हर एक पर्सन को ये पता है कि ये लॉ हमारे यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें इसे फॉलो करना होगा। तो उसी तरीके से अगर कोई ट्रीटी बन रही है और उसका पब्लिकेशन हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये माना जाएगा कि हर पर्सन को ये पता है कि ए इंडिया जो है, फॉर एग्जाम्पल ए स्टेट इंडिया है, उसने ये ट्रीटी की और अब उसका पब्लिकेशन हो गया है। इट मींस अब हर एक सिटीजन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसका वायलेशन कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पब्लिकेशन के बाद एनफोर्समेंट, यानी कि अब जब पब्लिकेशन हो गया है, सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को, सभी जनता को ये पता लग चुका है कि ये लॉ, ये ट्रीटी हमने उस देश के साथ किया है, तो उसके बाद आप उसे सभी पर लागू कर देते हो। उसके बाद उस ट्रीटी को फॉलो करना हर एक की ड्यूटी बन जाती है, बिकॉज अगर आपने उस ट्रीटी का वायलेशन किया तो उस ट्रीटी के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लॉ को फ्रेम करने में, एज अ लॉ प्रेजेंट करने में ट्रीटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो मैंने आपसे प्रोसीजर डिस्कस किया, जो ये 8 पॉइंट डिस्कस किए, इसी तरीके से एक ट्रीटी का जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और 8 पॉइंट पे आके वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से ये 8 ऐसे स्टेप्स हैं जिसके द्वारा किसी भी ट्रीटी को हम बनाते हैं और वो ट्रीटी फिर क्या हो जाती है, एनफोर्स हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है और हम सभी को उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लॉ को बनाने में, इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में
ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई भी लॉ बनेगा तो उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंटेशन जब उसका होगा तो उसको अप्लाई करने के लिए आप उसको एक लीगल फ्रेमवर्क रेडी करना पड़ेगा, और उस लीगल फ्रेमवर्क और रेडी किए हुए डॉक्यूमेंटेशन को आप क्या बोलेंगे? ट्रीटी। तो आई होप आज का जो ये हमारा एक टॉपिक था या एक क्वेश्चन था या एक चैप्टर था वो आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रीटी क्या है, ट्रीटी किस तरीके से फ्रेम की जाती है, कौन कौन से मोड्स में हम ट्रीटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सभी आज के क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।